हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जो 10th क्लास है उसका सिलेबस स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का, ठीक है। और उसमें हमने सबसे पहला चैप्टर लिया है, ठीक है, और वो अपना क्या है, लाइट। आप पढ़ भी चुके हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा बेसिक चीजें देखते जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे हमें जरूरत महसूस होगी वैसे वैसे चीजें हम इसमें करते चले जाएंगे, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले बात आती है, जब लाइट चैप्टर पढ़ ही रहे हैं आप, तो पहले ये समझना पड़ेगा कि लाइट होती क्या चीज है, लाइट क्या चीज है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक बात सोचिए, एक ऐसा वर्ल्ड, एक ऐसा संसार आप सोचो जिसमें लाइट नाम की चीज नहीं होती। सबसे पहले इस बात को सोचिए। तो अगर लाइट नाम की चीज इस दुनिया में नहीं होती, तो आपको पता है आप कोई भी चीज जो है इस दुनिया में, आप जो चीज देख पा रहे हैं वो कोई भी चीज आप नहीं देख पाते, नहीं देख पाते। इसका मतलब ये जो कलरफुल वर्ल्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये बिकॉज ऑफ किस वजह से है, लाइट की वजह से है। अगर लाइट नहीं होगा तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता। सही बात है। तो यहीं से मतलब ये आपको किसका सेंसेशन दे रहा है, विजन का। आप देख पा रहे हैं इसकी हेल्प से। तो यहीं से लाइट का डेफिनेशन बनेगा कि लाइट क्या चीज है बेटा, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी which gives us sensation of vision, ठीक है। विजन का सेंसेशन जो देता है वो लाइट है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब बात आती है कि सर ठीक है, लाइट हमें थोड़ा बहुत बात समझ में आ गई है, हालांकि आपके लेवल तक इतना ज्यादा काम में आता नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बातें आपको एक्स्ट्रा भी बताता चलूंगा ताकि आगे चल के जब आप जाओ तो आपको ज्यादा समस्याएं नहीं आए, ठीक है। अगर आप लाइट की बात करते हैं, लाइट की बात करते हैं, तो लाइट जो होता है, लाइट जो होता है बेटा, इसके दो तरह के नेचर होते हैं। इसके दो नेचर होते हैं। कौन कौन से नेचर बता रहा हूं, दो नेचर है, ठीक है, दो नेचर है। कौन कौन से नेचर है सर? इसके दो नेचर होते हैं। एक तो इसका नेचर होता है पार्टिकल, एक तो इसका नेचर है पार्टिकल, ठीक है। और एक इसका नेचर होता है जिसको अपन बोलते हैं वेव, वेव नेचर। तो लाइट के बेसिकली दो नेचर होते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे आपने इस दुनिया में जैसे लोग देखे होंगे, दोगले लोग देखे, दोगले लोग समझते हो, है ना, कभी इधर के कभी इधर के। तो लाइट भी कुछ ऐसे ही कारनामे कर रही थी। साइंटिस्ट लोगों को बहुत लंबे समय तक लाइट समझ में नहीं आई, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। कभी लोग सोच रहे थे ये पार्टिकल है, और कभी लोग सोच रहे थे वेव है। और वेव और पार्टिकल दोनों अलग अलग चीज है, वेव और पार्टिकल दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। तो लाइट के पास में दो तरह के नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है, ठीक है। अब जैसे किसी को थोड़ा बहुत समझना हो कि सर पार्टिकल नेचर में हम क्या चीज समझते हैं, तो आपने पढ़ा भी होगा, बता भी दिया होगा, लेकिन अभी हम सारी बातें पढ़ने भी वाले हैं। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, तो आप जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है जो आपके सिलेबस में आता है, वो लाइट का पार्टिकल नेचर बताता है। कौन सा नेचर बताता है? लाइट का पार्टिकल नेचर बताता है, ठीक है। एक बात आपने जो आपके सिलेबस की बात कर रहा हूं, जो रिफ्रैक्शन पढ़ा है बेटा, वो क्या बताता है? वो भी पार्टिकल नेचर बताता है। लाइट वहां पर कैसे बिहेव कर रही है, एक पार्टिकल की तरह से। तो आप बोलते हैं ना उसमें कि भाई हमारे पास में किस तरह से मिरर है, ठीक है, उसमें कोई लाइट रे ऐसे ऐसे आती है, ठीक है, ऐसे चली जाती है। तो ये जो आप सीख रहे हैं सारा, ये लाइट का पार्टिकल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है। जो पार्टिकल नेचर की थ्योरी थी वो सबसे पहले किसने, उसके बारे में न्यूटन बाबा ने बताया था, ठीक है, न्यूटन साहब ने बताया था, ठीक है, कि जो लाइट होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिनको कॉर्पस्कल्स का नाम दिया था उसने, कॉर्पस्कल्स का नाम दिया था न्यूटन साहब ने, ठीक है। उसके बाद में तरह तरह की थ्योरी जाती रही और लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई। ज्यादा बातें नहीं बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो बेसिक बातें, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ गया कि लाइट के पास दो नेचर है। कभी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, दो नेचर कौन कौन से होते हैं? पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, ठीक है। अब वेव नेचर में सर, तो वेव नेचर में आप देखोगे एक प्रिंसिपल जिसको हाइगन्स प्रिंसिपल बोलते हैं, 12th क्लास में पढ़ोगे, तो उसकी हेल्प से रिफ्रैक्शन ये सब एक्सप्लेन हो जाता है। आप एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जैसे लाइट में आता है इंटरफियरेंस,
ठीक है, सिर्फ नाम बता रहा हूं, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डिफ्रैक्शन, एक और चीज है पोलराइजेशन, ये कुछ नाम है। ठीक है, ये जो मैंने नाम लिखे हैं, बेसिकली ये तीनों ये सिर्फ और सिर्फ लाइट को अगर हम वेव मानेंगे तो ही एक्सप्लेन हो सकते हैं। तो यहां से मैं ये बताना चाह रहा हूं, आपने जो अब तक पढ़ा है, आपने सिर्फ क्या पढ़ा कि सर रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, इतनी बात हमें समझ में आती है सर। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं ये हम पार्टिकल नेचर मान के एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ये दोनों चीजें वेव मान के भी एक्सप्लेन हो जाएंगी। बट जब ये चीजें आप पढ़ने लगोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो लाइट हम पढ़ रहे थे वो किसकी तरह से बिहेव करती है, वो वेव की तरह से भी बिहेव करती है। अरे ठीक है, इसका मतलब यहां पर बात आती है, जो लाइट है बेटा, इट हैज ड्यूअल नेचर। लाइट के पास दो तरह का नेचर है। कैसा कैसा नेचर है? पार्टिकल भी है और वेव नेचर भी है, दोनों तरह के नेचर इसके पास में होते हैं। ठीक है, अब आगे सुनिए। अब बात आती है, ठीक है, हमने कोई चीज देखी तो बेसिक बातें आपको पहले बता रखी है मैंने। क्या हम कोई भी चीज जब देखते हैं तो देखने के लिए हमें चीजें दिख कैसे रही है? तो कैसे दिखती है? किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो भी चीज आपके सामने है उस पर लाइट कहीं से भी आके गिरती है, और गिरकर रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज तक आती है, तो वो चीज आपको दिखाई दे जाती है। अरे समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए आप ये बोर्ड को देख पा रहे, तो बोर्ड को कैसे देख पा रहे? तो बोर्ड को देख पा रहे क्योंकि बोर्ड पर इस जो भी लाइटें लगी होंगी उन पर से लाइट यहां पर आ रही होगी, वो टकरा के हमारी आंख में आ रही है और रेटिना पर जाके उसकी इमेज बन रही है और हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। ये होता है दिखने का फिनोमेना। ठीक है, थोड़ा बहुत कलर्स के बारे में बताया था मैंने आपको। कलर्स कैसे दिखते हैं, हमें चीजों कलर कैसे नजर आते हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए, हमारी जो व्हाइट लाइट होती है, हमारी जो बेटा व्हाइट लाइट है, जो व्हाइट लाइट होती है इसके पास 7 कलर होते हैं। लाइट कंसिस्ट, उसके अंदर ही 7 कलर उसके अंदर मर्ज है, मिक्स है, आप ऐसे समझिए। ठीक है, तो 7 कलर कौन कौन से होते हैं पता है? विबग्योर, याद होगा ना, विबग्योर। तो विबग्योर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई ऑब्जेक्ट आपको रेड अपीयर हुआ, जैसे मान लो आपके सामने कोई चीज पड़ी हुई थी और मान लो वो आपको कैसा अपीयर हो रहा है, मान लो वो आपको रेड अपीयर हो रहा है। ठीक है, रेड दिख रहा है। तो रेड दिखने के पीछे कारण क्या रहता है? रेड दिखने के पीछे कारण ये रहता है कि इस ऑब्जेक्ट पर जो भी लाइट गिरी होगी उसमें जो लाइट गिरेगी, आप सोचिए लाइट गिरेगी तो उसमें ये 7 कलर हैं। सोचो, व्हाइट लाइट की बात कर रहा हूं, तो ये 7 कलर हैं, तो ये सारे उसने क्या कर लिए होंगे? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए। उसने सिर्फ और सिर्फ किसको रिफ्लेक्ट किया होगा? उसने रेड को रिफ्लेक्ट किया, और रेड को रिफ्लेक्ट किया तो आपको रेड नजर आ रहा है। ठीक है, ऐसे आप और कलर भी समझ सकते हैं। अगर मान लो आपको येलो दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, तो जो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज तक आता है वो कलर आपको अपीयर होता है, आपको दिखता है। इतनी कहानी समझ में आ रही है? पक्का? ठीक है, तो ये बातें हमने बेटा कर ली है। ठीक है, लाइट के बारे में। ठीक है, एक और बात इंपॉर्टेंट है जो लाइट के लिए आपको ध्यान रखनी है। लाइट जो होती है, अभी नहीं पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे, लेकिन फिर भी मैंने कहा काम की बातें मैं सारी आपको बता के चलूंगा। ठीक है, ताकि आप आगे कभी आपको दिक्कत नहीं आए। तो लाइट जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। वेव में भी कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, इसको पूरा नाम लिख देता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, लाइट किस तरह का वेव होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर जो मीडियम है वो आपको जरूरी नहीं होता है। समझ में आ रहा है? लाइट कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और जो आपकी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, सारी कैसी वेव्स हैं? जिनको चलने के लिए किसी तरह का मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर हम पूरे स्पेक्ट्रम की बात करें तो शायद हो सकता है, मैंने आपको पहले भी बताया होगा, स्पेक्ट्रम में आपके पास में क्या क्या चीजें आती हैं, कि कौन कौन सी आ जाती हैं, तो ये आप याद कर सकते हैं।
याद गक्सुइमर याद कर लो, ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, जितने भी आपकी रेज होती है सारे के सारे इसमें आ गई है, ठीक है, रेज बोल दे, वेव्स बोल दे, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो और रेडियो। समझ गए? ये सातों के सातों यहां पर आपको दी गई है। अगर आप यहां पर इसका यूज करें, ये विजिबल लाइट है, इसको बोलते हैं विजिबल लाइट। विजिबल लाइट, जो विजिबल लाइट होता है, विजिबल लाइट होता है, जो विजिबल लाइट होता है, जो विजिबल लाइट होता है बेटा, ये जो विजिबल लाइट है ये यही लाइट है। और जो व्हाइट लाइट हम बात कर रहे हैं, जो हमें दिखता है, हमें तो अरे हमें सारे कलर दिखते हैं ना, तो दिखने वाला जो चीज है वो यही है, विजिबल लाइट, बी प्योर जो हमें दिखता है, ठीक है। तो इसमें सातों कलर आ गए भाई आपके, VIB, GYOR, GYOR, अरे ठीक है। तो अगर मैं पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको समझाऊं तो आप ऐसे कह सकते हैं, तो GXU, अरे ठीक है, ओके, और V की जगह फिर आप इसको डाल देंगे तो VIB, GYOR, और आगे चल के क्या बच गया, IMR, ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये आप इस तरह से सारे के सारे वेव्स को एक साथ में दिखा सकते हैं, रेज को एक साथ में दिखा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से बना सकते हो। अब ऐसा नहीं कि ऐसी चीजें आपसे पूछी नहीं, ये बेसिक बात है, ठीक है, बेसिक बात है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। अब आता है, इतनी बातें आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो गई है, अब आगे चलता है, स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं बेटा, किससे, ये आपको समझना पड़ेगा, प्लेन मिरर से। किससे पढ़ रहे हैं? प्लेन मिरर से, ठीक है ना, प्लेन मिरर से। तो आप मान लीजिए आपके पास में इस तरह से प्लेन मिरर है, ठीक है ना, प्लेन मिरर है, ये मैंने इस तरह से नीचे की तरफ पॉलिश कर दिया है, पॉलिश कर दिया है, ठीक है। अब मान लेते हैं इस तरह से कोई लाइट रे आती है, लाइट रे आती है, ठीक है, ये आने वाली रे हो गई और कोई रे आके टकरा के ऐसे चली जाती है, ठीक है। आने वाली रे को क्या बोलते हैं अपन? वेरी गुड, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। और इसका नाम क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ओके। अच्छा, क्या रिफ्लेक्शन होने के लिए चाहे अभी रखो एक बार, हाँ, क्या रिफ्लेक्शन होने के लिए मिरर ही जरूरी है? क्या और कहीं से रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता? रिफ्लेक्शन हर चीज से रिफ्लेक्शन होता है, हर चीज से रिफ्लेक्शन होता है, और तभी तो हमें चीजें दिख रही है। तो यहां ऐसा नहीं कि मिरर से ही रिफ्लेक्शन होता है, बट हमें चीजें थोड़ा बेटर वे में समझ रहे हैं, इसलिए हमने इसका यूज किया। अरे ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, अगर हमें एंगल्स दिखाने होंगे यहां पर, है ना, एंगल्स दिखाने होंगे तो हम यहां पर ऐसे नॉर्मल डाल लेते हैं, दिस इज अवर नॉर्मल, अरे ठीक है, नॉर्मल, ओके। अब कई बार बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं? बच्चे कहते हैं सर ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे ने सर जो एंगल बनाया वो आई बन गया, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे ने बनाया वो आर बन गया। लेकिन बेटा वो एंगल्स आपको मिरर के साथ नहीं बनाने हैं, एंगल्स हमेशा नॉर्मल के साथ बनते हैं, ठीक है, नॉर्मल के साथ बनाने, ये ध्यान रखना है। तो हियर कम्स आई एंड हियर आर, अरे ठीक है, ये बनेगा आई और ये बनेगा आर। इस आई का नाम क्या है? आई का नाम क्या है? इस आई को बोलने वाले हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इसको बोलने वाले हैं, ओके, वेरी गुड, रिफ्लेक्शन। आ रहा है समझ में? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है क्या? शाबाश, बहुत अच्छे, ओके। अब आती इसके बाद में जो हमारा रिफ्लेक्शन है उसके दो लोज हैं ना, याद होंगे आपको अच्छे से, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके लोज की।
देखिए बेटा, तो मैंने जैसे आप अभी रिफ्लेक्शन समझा, हमने रिफ्लेक्शन समझा। रिफ्लेक्शन में क्या चीज देखा हमने? सिंपल भाषा अगर आप समझोगे, रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है। लाइट किसी भी सरफेस से टकराया, टकरा के वापस मुड़ गया। अरे ऐसा सरफेस नहीं होना चाहिए जिसमें लाइट आर पार चली जाए, तो समझ गए ना? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। ओके ठीक है, तो टकरा के वापस जाने वाला जो फिनोमेना, इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, सिंपली बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, ओके। अब आते हैं यहां, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में अगर हम देखें, पहली बात क्या कहता है? क्या कहता है बेटा? ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, यस बेटा, इज ऑलवेज इक्वल टू, वेरी गुड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दैट इज लगा के क्या बोल सकते हैं बेटा? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और मैंने आपको जब ये पढ़ाया था तब भी बताया था, यहां पर थोड़ा सा जोर देके कि बेटा ये जो होगा ये हमेशा होगा, ऑलवेज। अरे ठीक है, ऑलवेज। आपको भ्रमित किया जा सकता है सवालों से, आपको सवालों से भ्रमित किया जा सकता है। आपको ऐसा बोला जा सकता है कि कोई, जैसे मान लो ऐसा कह दिया कि भाई ये कोई सरफेस, इस टाइप की कोई सरफेस है, लाइक ऐसी कोई सरफेस है। अब आपको कहा कि बताओ इस सरफेस के लिए आई बराबर आर होगा कि नहीं? अब तुम सोचोगे सर आई बराबर आर तो ऐसे सरफेस में होता है सर, वहां कहां से हो जाएगा सर? अरे लग जा, हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको बता रखा है मैंने, जिस एंगल से अगर मान लो लाइट रे कोई ऐसे आके टकराती है तो ऐसे मुड़ जाएगी। अरे ठीक है, बात समझ में आ रहा है क्या? अगर कोई मान लो लाइट रे ऐसे आती है तो ऐसे चली जाएगी। लेकिन आई बराबर आर हर केस में वैलिड होगा। आई बराबर आर बेटा हर केस में वैलिड होगा। एक बार रुको बेटा, स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो मैंने कहा चाहे सरफेस कैसा भी हो, मैटर नहीं करता है। आई बराबर आर इज ऑलवेज वैलिड। आई बराबर आर इज ऑलवेज वैलिड, हमेशा वैलिड रहेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखें बात को। ठीक है, अच्छा, हाँ अभी एक बार इसमें दूसरा लो बताता हूं, फिर उसके बाद इस पे आएंगे, ध्यान दिलाना। ठीक है, बच्चे ने पूछा उस पे आते हैं। ठीक है, देखिए दूसरी बात यह है कि हमारा जो एंगल वाली बात समझ में आ गई थी। दूसरी बात क्या है? हमारा जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे को आई आर से लिख रहा हूं। ठीक है, आई आर से लिख रहा हूं। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, all are lie in the same plane। अगर आपसे पूछा जाए कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कौन कौन सी दो बातें आती हैं, आप बताइए, तो आप आराम से बता देंगे। दोनों बातें आप प्यार से लिख देना, ये एक तो ये वाली बात, एक ये वाली बात। ठीक है, ओके। अब मैं बता दूं, ये जो चीज है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। लेकिन आधी दुनिया में जो बच्चे हैं ना अपने, उनको नहीं पता है कि ये क्या मतलब है कि सेम प्लेन होता है, तो इसका मतलब क्या है ये नहीं पता होता। बच्चों को बस इतनी बात पता होती है, सेम प्लेन में होता है। तो पहली बात आती है कि प्लेन का क्या मतलब है। प्लेन कितने होते हैं पता है? कितने प्लेन्स होते हैं? 3 प्लेन्स होते हैं, है ना? कौन कौन से प्लेन होते हैं पता है? प्लेन्स, हाँ, एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स, ऐसे करके 3 प्लेन होते हैं। एक्स वाई जेड नहीं, एक्स वाई जेड तो क्या होते हैं? एक्सिस होते हैं। एक्स वाई जेड तो क्या होते हैं? एक्सिस। 2 एक्सिस को मिलाकर एक प्लेन बनता है। 2 एक्सिस को मिलाकर क्या बनता है? एक प्लेन। ठीक है, तो जैसे मान लो, जैसे इस बात को ध्यान से समझना। ठीक है, बात बता रहा हूं, ये बात आपको बहुत कम बताई जाएगी, बस इस बात को रटा दिया जाता है। 10वीं क्लास में तो बिल्कुल बहुत ही कम बताते हैं। ठीक है, हाँ सुनना इस बात को। जैसे मैंने कहा मान लो इस तरफ एक्स एक्सिस है, इस तरफ एक्स एक्सिस है। ठीक है, ध्यान सुनना। और मैंने कहा इस तरफ वाई एक्सिस है, इस तरफ वाई एक्सिस है। ठीक है, इस तरफ एक्स एक्सिस है, इस तरफ वाई एक्सिस है। तो अब यहां से कैसे समझेंगे? अब मैं बोर्ड का प्लेन डिफाइन करूंगा। बोर्ड का प्लेन, मैंने कहा 2 एक्सिस को मिलाकर एक प्लेन बनेगा। 2 एक्सिस को मिलाकर एक प्लेन बनने वाला है। तो मैंने इधर एक्स लिया, इधर वाई लिया, तो मैं इधर एक्स ले रहा हूं, इधर वाई ले रहा हूं। तो ये हमारा जो बोर्ड है, ये एक्स और वाई को मिलाकर एक प्लेन बन जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? पक्का? प्लेन कैसे बनेगा? इधर तो मैंने कहा माना एक्स,
और इधर क्या मान लिया y। अब z कहां आएगा, तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं तो z आएगा आपकी तरफ ऐसे, इस तरफ बाहर की तरफ आएगा। उसको दिखा नहीं सकते क्योंकि बोर्ड 2D है, बोर्ड जो है 2D है, ठीक है, 2 डायमेंशन होता है। तो अब सुनना, जैसे मान लो मैंने क्या करा इस बोर्ड के प्लेन में ऐसे बिल्कुल सटा के ऐसे सटा के क्या रख दिया, एक प्लेन मिरर रख दिया। ऐसे सुनना, ठीक है, ऐसे एक मिरर रख दिया मैंने। अब जब ऐसे मिरर में रखूंगा तो वो ऐसे यूं टच कर रहा होगा इससे। अब मान लो इस बोर्ड से बिल्कुल टच करते हुए, देखो मैंने मिरर ऐसे रखा मैंने बिल्कुल, ठीक है, यूं रख दिया। अब इस बोर्ड का जो प्लेन है इसको आप एक्स वाई प्लेन बोल रहे हैं, अरे एक प्लेन है ये, ठीक है। अब आपने कहा मान लो कि सर इधर एक लाइट रे आती है, ऐसे लाइट रे कैसे आ रही है, अगर ये आपका मिरर है और ऐसे बिल्कुल यू बोर्ड से बिल्कुल सट के एकदम टच करते हुए लाइट रे आती है जो यहां पे टकराती है आपके, ठीक है। अब दूसरी लाइट रे, सॉरी, ये जो लाइट रे पड़ेगी यहां पर, पड़ के वापस मुड़ जाएगी ऐसे मुड़ जाएगी। अब सुनना, इंसिडेंट रे क्या बोर्ड के प्लेन में आ रही है, अरे बिल्कुल बोर्ड से ऐसे मैंने कहा स्पर्श होती आ रही है, ठीक है, प्लेन में आई सर। क्या रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में चली गई, ऐसे टच जा रही कि नहीं जा रही। नॉर्मल कहां बनाओगे, तो नॉर्मल यही बनेगा। अब बात समझो, तीनों के तीनों मैंने बोर्ड पे बनाए और बोर्ड मैंने कौन सा प्लेन बोला था, एक्स वाई प्लेन बोला, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये तीनों के तीनों कैसे एक ही प्लेन में आए, अरे समझ में आ रहा है, तीनों कैसे एक ही प्लेन में आए, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास में अब प्लेन कैसे भी ले सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन आप क्या कर रहे हैं वो देखना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो किसी बच्चे ने कहा सर मैं ऐसे देखता हूं सर, मेरे पास तो मिरर सर ऐसे है, ऐसे मिरर है सर, ऐसे मिरर है तो उसके पास लाइट रे मान लो ऐसे आ रही है, ठीक है, और उसने देखा इंसिडेंट रे ऐसे आई, रिफ्लेक्टेड ऐसे चली गई, तो नॉर्मल यहां आएगा, ये पूरा एक ही तो प्लेन हुआ। मान लो उसने बोला सर ये एक्स एक्सिस है, उसने बोला ये सर वाई है, तो एक्स और वाई ये पूरा क्या बनेगा, एक प्लेन बनेगा। अरे प्लेन ना, सरफेस ऐसा सरफेस होगा, एक लाइन नहीं हो सकता, पक्का। और किसने कहा सर मैं ऐसे मानता हूं सर, इधर से लाइट रे आती है सर, मेरे पास मिरर सर ऐसे, मिरर ना हो तो भी चलेगा यार, क्या दिक्कत है, ये सरफेस मान लेते हैं, ठीक है, इस पर भी रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसे लाइट रे आती है, टकराई और चलेगी ऐसे, ध्यान सुनना, लाइट रे ऐसे आती है और चली जाती है ऐसे, नॉर्मल यहां आएगा, तो ये भी तो एक प्लेन है, एक ही प्लेन हुआ। तो लेकिन ध्यान रखो तीनों रहेंगे हमेशा एक ही प्लेन में, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट रे आ गई तो यूं और चली गई यूं। तो सोचो, आई तो यूं थी और चली गई यूं, ये कैसा रिफ्लेक्शन है, मैंने तो कभी देखा नहीं, तुमने कभी देखा क्या, ऐसा कभी नहीं होता। लाइट रे आ रही थी यूं, चली गई यूं, अब इसका मतलब ये तो इस प्लेन में आई, वो ये दूसरा प्लेन आ गया, ये वाला प्लेन अलग है, ये प्लेन अलग है, तो हमेशा एक ही प्लेन में होंगे तीनों के तीनों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑल आर लाई इन द सेम प्लेन। अब राही ने पूछा था कि सर हमें बताइए गक्सो इमर क्या चीज है ना, ये इसने पूछा था, ठीक, इसको समझते हैं। तो देखिए बेटा, हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है पूरा, ये वेव सारी बताई थी मैंने, ठीक है, हमारा एक स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने सारे के सारे जो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं सबको हमने ऑर्डरली अरेंज करा है। सर कैसा ऑर्डर, किस चीज का ऑर्डर सर, तो इनकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, अपनी अपनी वेवलेंथ होती है, सभी की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, अपनी अपनी वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ के ऑर्डर में या फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर के हिसाब से, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से हमने इनको अरेंज कर दिया। तो ये अरेंजमेंट जो बना ना, ऑर्डरली अरेंजमेंट, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अरे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में हमारे पास में मोटा मोटा हम कहेंगे ये हमारे पास में 7 रेज होती है, 7 रेज होती है, ठीक है। 7 में कौन कौन है, जी का मतलब है गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, ठीक है, इतना समझ में आया, ओके। अब बेटा जैसे मैंने कहा कि सबको हमने फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज कर रखा है, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो जब हम देखते हैं, हम बेटा इस तरफ अगर जाएंगे, मतलब गामा से रेडियो की तरफ जाते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जो वेवलेंथ है बेटा वो बढ़ती है, मतलब सबसे कम वेवलेंथ इन सभी में
इसका, उसके बाद इसका और ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसे करते करते रेडियो का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है। तो बात समझ में आई ना, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने ऐसे अरेंज कर दिया। अब एक फॉर्मूला ध्यान रखो, क्या फॉर्मूला सर? C बराबर होता है न्यू लैम्डा, या हो सकता है किसी बच्चे ने पढ़ा हो C बराबर एफ लैम्डा, विद एफ इज फ्रीक्वेंसी। एफ क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी। सी क्या चीज है? सी स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या चीज है? सी इज बेटा स्पीड ऑफ लाइट, अरे ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। एफ इज बेटा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लैम्डा इज बेटा वेवलेंथ, अरे ठीक है, वेवलेंथ। ओके, पक्का? ठीक है, तो ऐसे इसको समझते हैं। अब मैं यहां से कोई बात आपको बताना चाह रहा, समझाना चाह रहा था, उस बात को समझिएगा। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन समझना है, देखिए सी तो कांस्टेंट है, अगर मान लो मुझे फ्रीक्वेंसी देखना है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी हो गया सी बाय लैम्डा। अरे बोलिए, अब सी जो नंबर वो तो कांस्टेंट है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यस बेटा, इन वैक्यूम होता है, वेरी गुड, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अरे ठीक है, होता है कि नहीं होता है? ठीक है। अब आपने कहा सर ठीक है, ये मुझे समझ में आ गया, तो मैंने कहा ये नंबर तो कांस्टेंट है, तो एफ और लैम्डा का क्या रिलेशन है? तो एफ और लैम्डा का रिलेशन जो बना, इट इज एफ इज इनवर्सली टू लैम्डा। अरे बना कि नहीं बना? समझ में आ रहा है क्या? मतलब मैं सिंपल सी भाषा ही समझाना चाह रहा हूं, डिपेंड करता है कि चीजें क्या कर रही हैं, जैसे आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा, रिफ्रैक्शन में याद करो, आपने कहा सर वेवलेंथ बदलता है, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलता, मैंने बताया था। फ्रीक्वेंसी सोर्स डिपेंडेंट, आगे से पढ़ाऊंगा, आगे सब बातें बताने वाला हूं। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है? सोर्स पे डिपेंड करता है। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है? किसने लाइट को भेजा, भेजने वाले पे डिपेंड करता है, तो भेजने वाला वही था, तो वही लाइट रे एक मीडियम में, वही दूसरे में चली गई। अरे समझ में आ रहा है क्या? वही उसी मीडियम में, वही अगले में चली गई। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स। बट लैम्डा की जब बात करोगे, मीडियम आ जाएगा, तो यहां पे ये सी की जगह वी कर देना, तो फिर फॉर्मूला क्या चलता है? जो मीडियम चलता है तो वी बराबर चलता है एफ लैम्डा, वी बराबर क्या चलेगा? एफ लैम्डा। अरे ठीक है, एफ लैम्डा। तो यहां पर आप कहोगे फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट हो गई, वहां पर बात कर रहा हूं, ठीक है। तो लैम्डा और वी का रिलेशन क्या आता है? लैम्डा और वी का क्या रिलेशन आता है कि स्पीड अगर किसी मीडियम में कम हो रही है तो लैम्डा को भी कम होना पड़ेगा, क्योंकि एफ को क्या रहना है? कांस्टेंट। एफ अगर फिक्स है तो जितना ये कम होगा उतना ये भी कम होगा, जितना बढ़ेगा ये भी बढ़ जाता है। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो मैंने कहा डिपेंड करता है कहां पे चीजें कैसे देख रहे हैं। तो एक बार यहां पे, तो मैंने कहा इधर आने पर वेवलेंथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहां एक रिलेशन समझ में आ रहा है क्या? तो कांस्टेंट सी, अगर सी कांस्टेंट कर दिया तुमने तो एफ और लैम्डा उल्टे हो जाएंगे, एक दूसरे, इनवर्स रिलेशन आएगा, ठीक है। तो मैंने कहा बेटा अगर आप इस तरफ जाने लगोगे, अगर इधर वेवलेंथ बढ़ा, इधर क्या बढ़ना चाहिए? इधर बढ़ता है फ्रीक्वेंसी, इस तरफ आने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। अब एक काम की बात जरूर बताऊंगा, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अगर इधर आने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो एक फॉर्मूला अभी तो नहीं पढ़ोगे, आगे चल के पढ़ोगे, एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है HF, E बराबर HF। अब H एक कांस्टेंट है, ठीक है, E बराबर HF। तो आप ये देखोगे कि बेटा F के बढ़ने से एनर्जी भी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से एनर्जी भी बढ़ती है। बात समझ में आ रही क्या? अरे ठीक है, ओके। अगर मान लो आपने F को बढ़ाया, एनर्जी बढ़ा, इसका मतलब इधर आने पर जो ये आप बात करोगे रेडियो से माइक्रो से इंफ्रा, ऐसे चलते आओगे तो आप कहोगे सर गामा रेज जो होंगी वो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रेज होती हैं, तो इधर आने पर एनर्जी बढ़ता है। अरे समझ में आया? ये मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है, ठीक है, आगे चल के आने वाला है, लेकिन बता दिया अभी ताकि आपने पूछा तो आपको समझ में आ जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब हम अगले पार्ट में देखते हैं, आज के लिए इतना ही। क्या पूछ रहे हो? हाँ, एक बच्चे ने पूछा पोलराइजेशन क्या चीज है? पोलराइजेशन, देखिए बेटा, जो लाइट हमारा चलता है, जो हमारा लाइट है, अभी तो 10वीं क्लास में जो लाइट है ना, वो उसमें हम ज्यादा चीजें सीखते नहीं है ना, सिखाने वालों तो सीख भी सकते हो, बड़ी बात है नहीं। लाइट जो होता है, जैसा मैंने बताया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है,
ठीक है, ये बताया ना मैंने आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारा है लाइट, वो उसके अंदर दो चीजें चलती हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दो चीजों के टर्म्स में